अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जो आज का हमारा टॉपिक है इसमें हम ये देखेंगे कि इफ़ देन के जो प्रोग्राम हैं ये किस तरह वर्किंग करते हैं। और इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा था कि इफ़ देन की वर्किंग क्या है, इसका सिंटैक्स क्या है, सिंगल लाइन के लिए हम इसको कैसे लिखते हैं, मल्टीपल लाइंस के लिए इसको किस तरह हम प्रोग्राम विजुअल बेसिक के अंदर लिखते हैं। तो आज जस्ट हम उसी को यूज़ करते हुए कुछ प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूशन करवाएंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, उनको ड्राई रन करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हम अपने प्रीवियस कंसेप्ट की रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि वो हमारे इस प्रोग्राम की बेस है। अगर वो हमें एक्यूरेट क्लियर होंगे तो हमें आज के इस प्रोग्राम्स की समझ आएगी, अदरवाइज नहीं। तो इससे पहले हमने कल ये देखा था कि इफ़ देन स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहले हमारे पास कंडीशन आती थी और प्रोग्राम जो सा वो इस कंडीशन को पहले एवुलेट करता था, मतलब पहले ये कंडीशन चलती थी, उसके बाद अगर ये कंडीशन ट्रू होती थी तो हमारी ये वाली स्टेटमेंट्स चलती थी। तो अगर ये कंडीशन ही फॉल्स है तो हमारी फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट चलती थी जो इफ़ के अकॉर्डिंग ब्लॉक था या इफ़ का पोर्शन था वो नहीं था चलता। तो हम इसको जस्ट थोड़ा एग्जांपल में देखते हैं कि सपोज ये हमारे पास एक प्रोग्राम था और हमने ये कहा था कि ये जो कंडीशन है यहाँ पे डायमंड शेप में है और ये इस इफ़ का पोर्शन है जो ट्रू होने के बाद चलता है और यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट्स आती हैं जिनका इफ़ के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। तो ये हमारे पास इफ़ देन स्टेटमेंट का बेसिक कंसेप्ट है। इसी कंसेप्ट को यूज़ करते हुए हम प्रोग्राम जो सा है वो 7.1 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक प्रोग्राम है डेवलप एन एप्लीकेशन प्रोग्राम टू टेस्ट वेदर अ गिवन इंटीजर वैल्यूज ऑड और इवन। मतलब कि ये एक प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में हम एक यूज़र से इंटीजर वैल्यू लेंगे और चेक करेंगे वो इंटीजर वैल्यू जो सी इवन नंबर है कि ऑड है, और ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि हमने यूजिंग इफ़ देन स्टेटमेंट करना है। आपको क्वेश्चन पेपर में इसी तरह आता है। अगर आप आगे जाएंगे जब हम इफ़ देन एल्स पढ़ेंगे या इफ़ एल्स पढ़ेंगे तो उसमें या स्विच वगैरह पढ़ेंगे तो उस पर मेंशन होगा कि आपने कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करके करना है, मतलब कि आपने इफ़ देन से करना है, इफ़ एल्स से करना है या आपने स्विच से करना है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग कोड है। यहाँ पे इसको हम समझते हैं। यहाँ पे आपको पता है कि सबसे पहले लिखा हुआ है प्राइवेट सब कमांड 1 क्लिक और एंड सब। यहाँ पे अब हमारा जो प्रोसीजर है ना वो यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे एंड होता है। प्राइवेट टाइप का है, ये इसका कोड है। यहाँ पे ये इतना पोर्शन इफ वाला है, ये उससे पहले हमने सिंपल डिक्लेरेशन की हैं, यूज़र से इनपुट्स ली हैं, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले मैंने जब प्रोग्राम में डिम एन एज इंटीजर लिखा, इसका मतलब ये है कि मैंने एक रैम के अंदर एक ब्लॉक बनाया जिसका नाम n है। इस तरह मतलब कि रैम में एक ब्लॉक बना है, इसका नाम n है और जो भी अब मैं n की वैल्यू स्टोर करूंगा वो इस ब्लॉक में स्टोर होगी। और ये ब्लॉक जो बना है ये 2 बाइट का है क्योंकि मुझे पता है कि जो इंटीजर है वो 2 बाइट्स का होता है और 2 बाइट्स के अंदर हमारे पास 16 बिट्स होती हैं, 4 नाइबल्स होते हैं। तो आपको ये एमसीक्यूज भी आ सकता है कि 2 बाइट के अंदर कितने नाइबल्स हैं, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। उसके बाद जैसे ही हमारे कोड की ये वाली लाइन चलेगी n इज इक्वल टू text1 डॉट टेक्स्ट, ये text1 डॉट टेक्स्ट जो सा है ये मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया हुआ है कि ये आपके यूज़र से इनपुट लेने के लिए यूज़ होता है। जिस तरह सी लैंग्वेज के अंदर हम scanf यूज़ करते थे तो यहाँ पे हम scanf नहीं यूज़ करेंगे। ये विजुअल बेसिक का टेक्स्ट है जहाँ पे सिंटैक्स है जहाँ पे हम text1 डॉट टेक्स्ट लिखेंगे। अगर स्टूडेंट्स हमारी ये लाइन चलती है, इस लाइन के चलने से हमारे पास स्क्रीन पे कुछ नहीं आया, इस लाइन से चलने से क्या हुआ कि रैम के अंदर ब्लॉक बन गया जिसका नाम n है जो तकरीबन 2 बाइट्स लेगा, 16 बिट्स या 4 नाइबल्स। ये 2 बाइट्स के आगे से डिवीजन है, इसका कोई ना कोई एड्रेस भी होगा। और इसमें जब हमने इनपुट लेनी है, ये लाइन जब चलेगी, मैं कह रहा हूँ n इज इक्वल टू text1 डॉट टेक्स्ट, इस लाइन के एग्जीक्यूशन के बाद हमें ये मिलेगा। मतलब एक वो फॉर्म बना देगा और फॉर्म में एक ब्लॉक होगा जहाँ पे लिखा होगा उसके ऊपर एंटर एनी नंबर। ये जो स्टूडेंट ब्लॉक है ना, ये ब्लॉक बनाया इसने text1 डॉट टेक्स्ट ने। text1 डॉट टेक्स्ट से ये हमें ब्लॉक मिला है क्योंकि इस ब्लॉक में हम जो वैल्यू एंटर करेंगे वो वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे आएगी रैम के अंदर। जो वैल्यू हमने इस ब्लॉक में एंटर करनी है वो रैम के अंदर आएगी। सपोज हम यहाँ पे एक वैल्यू एंटर करके देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक वैल्यू 58 एंटर की है। अब ये देखिएगा वैल्यू मैं अपने एप्लीकेशन प्रोग्राम में एंटर करूँगा यहाँ पे और वो वैल्यू
ये देखें मैंने यहाँ पे वैल्यू एंटर करनी है और वो वैल्यू यहाँ पे आएगी 58 जो सा वो रैम में जाके सेव हो जाएगा। इसका मतलब कि text1.txt की मदद से मैं जो भी प्रोग्राम में वैल्यू एंटर करूंगा वो वैल्यू मेरी उसी जिसको मैंने text1.txt साइन किया है वो उसमें जाके वैल्यू सेव कर देगा। अब मेरे पास स्टूडेंट्स जो n की वैल्यू है वो 58 है, n की वैल्यू 58 है, ठीक है। इससे पहले मेरे पास n की वैल्यू कुछ भी नहीं थी, सिर्फ मैंने n का एक ब्लॉक बनाया था, तो अब मेरे पास n की वैल्यू 58 है। इसी तरह स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं। अब आगे हमारे पास इफ वाला पोर्शन आ गया है। अगर ये इफ की कंडीशन ट्रू होगी तो ये चलेगा, अदरवाइज ये नहीं चलेगा। अगर इफ की कंडीशन ये फॉल्स होगी तो ये नहीं चलेगा, ये ट्रू होगी तो ये वाला पोर्शन चलेगा। मतलब कि जो भी इफ की कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग जो भी ये वाली उसकी स्टेटमेंट है वो तब चलेगी अगर इफ की कंडीशन ट्रू है। अगर इफ की कंडीशन फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी। सपोज अब n की वैल्यू 2 थी तो मैंने यहाँ पे 2 का मॉड लेना है 2 के साथ, और 2 का मॉड लेने के बाद मेरे पास जो टोटल वैल्यू आनी चाहिए वो मॉड जो इसका आंसर आना चाहिए वो 0 से है। अब सपोज मैं यहाँ पे मेरे पास है 58 और 58 का मैं मॉड लेता हूँ 2 के साथ, तो ये 229 से डिवाइड होगा और यहाँ पे हमारे पास 58 आ जाएगा। और जब ये पूरा डिवाइड हो गया तो एंड पे हमारे पास जो रिमाइंडर बचा है वो 0 है। अब जो रिमाइंडर है वो हमारे पास 0 है, तो इसका मतलब कि जो रिमाइंडर है यही मॉड का आंसर होता है। अब इधर हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी 0 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0। अब ये जो कंडीशन है ये ट्रू हो रही है तो हमारी स्क्रीन पे 58 इज इवन आ रहा है। अब ये 58 इज इवन क्यों आ रहा है? हमने यहाँ पे स्टेटमेंट में कहा था प्रिंट n, तो n में 58 था तो 58 आ गया। इज इवन इज एज अ फॉर्मेट स्ट्रिंग प्रिंट हुआ है, हमने इसको डबल कोट के अंदर लिखा है, और जो भी चीज़ हम डबल कोट के अंदर लिखेंगे वो हमारे पास एज इट इज फॉर्मेट स्ट्रिंग के तौर पर प्रिंट होगी। दिस वन इज अ फॉर्मेट स्ट्रिंग, दिस वन इज अ प्रिंट n। मैंने प्रिंट करवाया है n की वैल्यू और ये n की वैल्यू यहाँ से 58 इसमें आई है, और जो इसका मॉड आया उसमें मेरे पास जो कंडीशन बनी थी ये रिमाइंडर था, रिमाइंडर का आंसर 0 था और 0 इक्वल टू 0 आया है, कंडीशन ट्रू हो गई है और मेरे पास 58 इज इवन आया। और ये वाली लाइन प्रोग्राम में एग्जीक्यूट तो होगी लेकिन इस लाइन के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स कुछ नहीं आएगा क्योंकि n mod 2 इक्वल टू 1 है। यहाँ पे मेरे पास n का जब मॉड लिया था मैंने 0 आया था और यहाँ पे इक्वल है 1 के, और ये कंडीशन ही, अगर ये कंडीशन ट्रू होती तो ये चलता, अब ये कंडीशन ही फॉल्स है तो ये नहीं चलेगा। तो ये था हमारा एक प्रोग्राम जो एक नंबर्स का इवन और ऑड फाइंड करता है। अगर आप इसी को ऑड नंबर देंगे तो फिर हमारी इफ की ये वाली कंडीशन नहीं चलेगी, फिर ये वाली कंडीशन चलेगी क्योंकि मॉड 1 के इक्वल आ जाएगा और कंडीशन ट्रू हो जाएगी। नो स्टूडेंट्स, अब हम अगले प्रोग्राम पे चलते हैं। ये था 7.1। आई होप इसकी आपको समझ आ गई होगी। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन होगा तो आप क्लासरूम में गूगल क्लासरूम पे बता दीजिएगा। नो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है प्रोग्राम 7.2। यहाँ पे वो कह रहा है डेवलप एन एप्लीकेशन प्रोग्राम टू इनपुट 3 रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स मैंने आपको बताया था कि ये सिंगल नंबर्स होते हैं। सिंगल नंबर्स वो नंबर्स जिसमें पॉइंट आता है, जिसको हम सी लैंग्वेज के अंदर फ्लॉट नंबर्स कहते हैं। इन 3 नंबर्स को हमने लेना है और इन 3 नंबर्स में से हमने ग्रेटर देन मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, और इसने इसमें बता दिया कि आपने इफ देन को यूज करना है। नो स्टूडेंट्स, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास कोड ये है। इस कोड को भी हम समझते हैं, इसका तो हमें आइडिया है कि ये क्या है और इसका भी हमें आइडिया है कि यहाँ से हमारा प्रोसीजर खत्म हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है। अब फर्स्ट लाइन अगर मैं एग्जीक्यूट करूंगा, मतलब कि इस लाइन के नतीजे में मुझे क्या मिलेगा, डिम ए एज अ सिंगल। इसका मतलब ए टाइप का एक ब्लॉक बना दो, ए का नाम का एक ब्लॉक बना दो जिसकी टाइप है सिंगल। बी का एज अ सिंगल बी नाम का एक ब्लॉक बना दो जिसकी टाइप है सिंगल। फिर सी का ब्लॉक बना दो जिसकी टाइप है सिंगल। तो इसके अकॉर्डिंग मेरे पास रैम में जो है वो 3 ब्लॉक बनेंगे, ए बी और सी के नाम से, जिनके अंदर अभी कोई वैल्यू नहीं होगी क्योंकि मैंने अभी उनमें वैल्यू ऐड ही नहीं की। मैं इनकी वैल्यू यूजर से लेना चाहता हूं। तो अब इस लाइन के अकॉर्डिंग जब अगर मेरी ये लाइन चलती है a इज इक्वल टू text1.text, तो सेम एज इट इज हमारे पास फॉर्म 1 बनेगी। फॉर्म 1 में लिखा आ जाएगा एंटर फर्स्ट नंबर, और यहाँ पे मैं कुछ नंबर एंटर करूंगा। तो मैं पहले इन तीनों लाइन्स को एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। एग्जीक्यूट करने के बाद फिर मैं इनमें नंबर्स वगैरह ऐड करके इनको देखूंगा कि ये किस तरह। अब इन तीनों लाइन्स के अकॉर्डिंग
मेरे पास इस तरह 3 आएंगे, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर और एंटर थर्ड नंबर। मतलब कि यहाँ पे ये एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, ये text1.x ऑटोमेटिक यहाँ पे हमें बॉक्स बनाएगा और एंटर फर्स्ट नंबर दे देगा। जो नंबर हम यहाँ पे एंटर करेंगे वो रैम में जाके सेव होगा। सपोज ये लाइंस चलती हैं और मैं यहाँ पे एक एंटर करता हूँ 25.8, तो मेरे ए के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो 25.8 जाके यहाँ पे वैल्यू स्टोर हो जाएगी। इसी तरह अगर मैं सेकंड नंबर एंटर करता हूँ 68, अब बी में मेरा ऑटोमेटिक रैम में जाके 68.48 स्टोर हो जाएगा। मतलब कि ये 25 यहाँ पे आएगा, ये वाली वैल्यू यहाँ पे आएगी। सपोज इसी तरह मैं थर्ड नंबर यहाँ पे एंटर करूंगा तो ये वाली वैल्यू मेरी इस ब्लॉक में आके सेव हो जाएगी 25.2। तो मतलब कि text1.x से मैं यूज़र से वैल्यू एंटर करता हूँ। मतलब कि इसमें अगर हम फंक्शन यूज़ करते हैं तो उसकी मदद से हम यूज़र से वैल्यूज़ ले सकते हैं। अब इसको आप दोबारा अंडरस्टैंड कर लें कि इस लाइन के मुताबिक आपके पास 3 ब्लॉक्स बनेंगे रैम में। इसके अकॉर्डिंग आपके पास ये बॉक्सेस आ जाएंगे जहाँ पे आप वैल्यू एंटर करेंगे और वैल्यूज़ आप यहाँ पे एंटर करेंगे और वैल्यूज़ आपकी जाएंगी रैम के अंदर। उसके बाद हमारे पास आता है मैक्स इज इक्वल टू ए। मतलब कि ए की जो वैल्यू है, ये हमने लॉजिक बनाया है, वो मैक्स को साइन कर दिया। हमने लॉजिक बनाया प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन के लिए, प्रोग्राम की परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए। अब ए की वैल्यू क्या थी? ए की वैल्यू हमारे पास 25.8 थी। इसी वैल्यू को हमने साइन कर दिया यहाँ पे मैक्स में। इसका मतलब हमारे पास एक ब्लॉक और बन गया मैक्स का, जिसमें हमारे पास ए की वैल्यू पड़ी है और ए की वैल्यू है 25.8। ये क्यों स्टोर किया है ये स्टूडेंट्स अभी आपको थोड़ी देर तक अंडरस्टैंड हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ गया इफ मैक्स। अब ये इतना पोर्शन तो सिंपल था जो हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी करते आए हैं। अब ये वाला है हमारे पास इफ का पोर्शन। यहाँ पे आता है इफ मैक्स लेस देन बी। अब मैक्स क्या है? मैक्स है हमारे पास इज इक्वल टू ए। यहाँ पे हमने मैक्स की वैल्यू साइन कर दी है 25.8। अब इस मैक्स की जो वैल्यू है ये वाली 25.8 वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ पे आई है इस जगह पे। मतलब कि अब कंडीशन बन रही है 25.8 लेस देन बी। अब अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो वो मैक्स में बी की वैल्यू रखवा देगा, अदरवाइज ये कंडीशन फॉल्स होगी तो वो आगे चला जाएगा। अब बी में क्या है वैल्यू? बी में हमने वैल्यू एंटर की थी 68.48। अब ये अगर कंडीशन बनेगी तो ये कंडीशन हमारे पास जो सी है ट्रू आएगी। मतलब कि वो कह रहा है मैक्स लेस देन बी, तो मैक्स की वैल्यू ये है, ठीक है, और बी की वैल्यू ये है, तो ये कंडीशन ट्रू है ना। तो ये कंडीशन ट्रू के अकॉर्डिंग क्या करना है? मैक्स इज इक्वल टू बी। अब मैक्स के अंदर बी की वैल्यू जो सी है वो रख देनी है। मतलब कि अब जो है ये वाली वैल्यू यहाँ पे जो मैक्स में पहले वैल्यू पड़ी थी, ये वैल्यू अब इधर नहीं आएगी। अब इधर जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी बी की, क्योंकि यहाँ पे ये वाली जो कंडीशन है ये ट्रू होगी है, ट्रू हो गया तो मैक्स इज इक्वल टू जी बी, जो पहली वैल्यू थी वो खत्म हो जाएगी। अब मैक्स के अंदर बी वाली वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा 68.48। सो ऑनवर्ड हम ये इफ की कंडीशन ट्रू होगी थी तो ये स्टेटमेंट हमारे पास एग्जीक्यूशन होगी, जिसके नतीजे में हमें यहाँ पे ये वैल्यू मिल गई है। उसके बाद आगे आते हैं इफ मैक्स लेस देन बी। अब मैक्स में जो वैल्यू पड़ी है वो पड़ी है 68.48। यहाँ पे स्टूडेंट्स हाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे जो है ये कंडीशन होगी, मतलब मैक्स लेस देन सी होगा, बी नहीं होगा। और इधर अब मैक्स में वैल्यू पड़ी है 68.48 और लेस देन सी है, मतलब ये कंडीशन है हमारे पास मैक्स लेस देन सी। मैक्स के अंदर जो वैल्यू है जो हम चेंज कर चुके हैं वो है 68.48 और सी के अंदर जो वैल्यू थी वो थी 25.2। अब ये वाली जो कंडीशन है ये फॉल्स है, क्योंकि ये कह रहा है 68.48 लेस देन
25.2 मतलब मैक्स लेस देन सी। तो ये वाली जो कंडीशन है ये अब फॉल्स है और इस कंडीशन के मुताबिक अब ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। जब ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी तो मैक्स में वैल्यू भी चेंज नहीं होगी, मैक्स में सिर्फ यही वैल्यू पड़ी रहेगी और एट द एंड जब हम प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब सपोज कि मैक्स में हमारे पास ये वैल्यू है। अब हम दोबारा आते हैं मैसेज बॉक्स। अब जब ये लाइन स्टूडेंट्स चलेगी, आपने देखा है कि इस लाइन से रैम में ब्लॉक बन गया, इस लाइन से हमारे पास ये फॉर्म्स आ गई, हमने वैल्यूज एंटर की हैं। मैक्स इज इक्वल टू ए का मतलब ये था कि ए की वैल्यू मैक्स में ट्रांसफर हो जाए। इफ की कंडीशन चलेगी ट्रू होगी तो मैक्स में वैल्यू भी आ गई है, इफ की कंडीशन फॉल्स होगी, इसके अकॉर्डिंग कुछ भी काम नहीं हुआ। अब ये जब मैसेज बॉक्स चलेगा तो हमारे पास स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरह का मैसेज प्रिंट हो जाएगा। जब ये मैसेज बॉक्स चलेगा तो हमारे पास स्क्रीन पे कुछ इस तरह का मैसेज प्रिंट होगा जहां पे लिखा होगा प्रोजेक्ट 1 और उसके बाद हमारे पास जो सा है ये वाला मैसेज जो हमने डबल कोट्स के अंदर लिखा था, मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू, डबल कोट्स के अंदर ये लिखा था और हमारे पास यहाँ पे ये प्रिंट हो गया। उसके बाद एंड मैक्स में क्या थी, जो वैल्यू थी वो यहाँ पे आके प्रिंट हो गई। तो उसने एप्लीकेशन प्रोग्राम कहा था विजुअल बेसिक, हमें बेसिकली एप्लीकेशन प्रोग्राम जो सी है वो एग्जीक्यूट करने के लिए, एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाने के लिए यूज़ होती है। आई होप स्टूडेंट आपको समझ आ गया होगा कि हमने एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें हमने एक मैक्सिमम वैल्यू फाइंड की है और एट द एंड हमने उसका आंसर मैसेज बॉक्स में प्रिंट करवाया है। और आपके पास यहाँ पे ऑप्शन एक और भी है, आप यहाँ पे सिंपल प्रिंट भी यूज़ कर सकते हैं। मैसेज बॉक्स अगर नहीं यूज़ करेंगे तो ये वाला बॉक्स नहीं बनेगा और प्रिंट यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आपको एक मैसेज प्रिंट करवा देगा आपने जो वैल्यू प्रिंट करवाई है। अगर आप मैसेज बॉक्स प्रिंट करवाएंगे तो आपके पास एक लैदा बॉक्स बनेगा और उस बॉक्स के अंदर आपके पास लैदा एक वैल्यू होगी। तो स्टूडेंट आई होप आपको इसकी समझ आ गई है। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप इसके मुताबिक मुझे गूगल क्लासरूम पे बता दें। तो अब हमारे पास है एक थर्ड प्रोग्राम और वो प्रोग्राम स्टूडेंट्स आपके लिए टास्क है। आपने 7.3 जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम के अंदर जो सा है वो फाइंड किया गया है कि नंबर जो सा है वो डिविजिबल है 5K और 2K के नहीं। मतलब कि सिंपल कि एक नंबर है वो 2 पे डिवाइड होता है या 5 पे डिवाइड होता है या नहीं डिवाइड होता है, उसके मुतालिक आपने प्रोग्राम के अंदर बताना है। वो प्रोग्राम 7.3 है और मेरे पास जो विजुअल बेसिक की PM सीरीज है उसके पेज नंबर 149 के ऊपर है। आपने इस प्रोग्राम को सॉल्व करना है, ड्राई रन करना है, समझना है। अगर इसमें आपको कन्फ्यूजन होगी तो आपने मुझे गूगल क्लासरूम पे बता देना है और मैं आपको इसका आंसर दे दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।